साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिज़िक्स का दूसरा टॉपिक जो कि 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम शुरू करने वाले हैं गति। ठीक है, यानी कि मोशन। अब ये गति जो है वो किसी भी वस्तु की चाल को या मतलब स्थिति परिवर्तन को बताती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम विभिन्न प्रकार की गति, ठीक है, किसी भी कण की स्थिति, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा है कि गति कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे। तो एक तो 1D मोशन होता है, एक 2D मोशन होता है और एक 3D मोशन होता है, मतलब 3D गति होती है। जब भी कोई भी गति एक दिशा में तय करती है, एक दिशीय गति, जैसे रेल की पटरी पर गति किसी भी कण की, ठीक है, या फिर ये सभी जो किसी भी मतलब एक तरीके से कह लें रेल की पटरी की गति, ठीक है, या फिर रस्सी पर चींटी की गति, ठीक है। तो ये क्या होता है 1D मोशन। 2D मोशन में क्या होता है, जब कोई वस्तु दो दिशाओं में जा सकती है। जैसे समतल में कोई भी खेत है, कोई भी, ठीक है, फील्ड है, उसमें एक जानवर वो फ्री रूप से ऐसे ही घूम रहा है। तो मतलब वो 2D कहीं भी मोशन कर सकता है, कभी कभी लंबाई में जाता है, कहीं चौड़ाई में जाता है। मतलब वो उसका मोशन जो है लंबाई और चौड़ाई के इर्द गिर्द हो रहा है, ठीक है। 3D मोशन क्या होता है, जब आकाशीय आकाशीय पिंड में किसी भी पक्षी की गति, ठीक है, आकाश में किसी पक्षी की गति है, या फिर कह लें कि किसी रूम में मक्खी मच्छर इन चीज़ों की गति, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D मोशन। मतलब 3D, अब जैसे ये बॉक्स है, कोई कमरा है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई मच्छर भी घूम रहा है। अब मच्छर घूम रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हम ये देखेंगे कि लंबाई में वो रूम से कहाँ पर है, चौड़ाई में कितनी दूरी पर है, और ऊंचाई पर कितनी उड़ रहा है। मतलब तीन विमाओं को उसको इंडिकेट करने के लिए, उसकी स्थिति को इंडिकेट करने के लिए हमें तीन विमाओं की ज़रूरत पड़ी। इसलिए ये क्या हो जाएगा 3D मोशन। देखो, क्षेत्र में हमें किसी जानवर या किसी उसके पता लगाने के लिए हमें कितनी विमाओं की ज़रूरत पड़ती कि वो लंबाई में कहाँ पर है और चौड़ाई में कहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये जानवर यहाँ पर है, तो उसकी कितनी विमाओं की ज़रूरत पड़ती, लंबाई में कहाँ पर है और चौड़ाई में कहाँ पर है, ठीक है। हम कह देंगे उसके इतनी लंबाई पर और चौड़ाई में इतनी, देखना जाके तो वहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है, तो मतलब किसी वस्तु को एक शब्द शाब्दिक रूप से हम उसकी स्थिति को कैसे बता सकते हैं, ये गणितीय रूप से किसी स्थिति को कैसे बता सकते हैं, ठीक है, लिखित में। तो ये 2D 3D और 1D मोशन हो गया इसके प्रकार। उसके आगे फिर हम देख लेते हैं अब सरल रेखीय गति, मतलब 1D मोशन। जैसे मैंने कह दिया रेल की पटरी पर, तो फ्री फॉल बॉडी मोशन, मतलब कोई भी वस्तु ऊपर फ्री रूप से नीचे गिर रही है, ठीक है, फ्री रूप से नीचे गिर रही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, ठीक है, या सीधी पटरी पर किसी वस्तु की, किसी रेलगाड़ी की गति, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1D मोशन, हमने बता दिया, ठीक है। अब 1D मोशन में हम देखते हैं कि इसका दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी, वस्तु की दूरी, सबसे पहले तो हम ये गति को ही देख लेते हैं। विराम और गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, तो उसे गतिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे चलती ट्रेन, जो बिजली पोल पटरी के किनारे। अब ये यहाँ पे देखो, कोई रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, उसमें
मान लिया आप बैठे हो और जा रहे हो लगा, ठीक है, 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन पर। रेल की पटरी के किनारे पोल लगे हैं ऐसे। अब जहाँ पर आप बैठे हो तो पोल आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो पोल आपको पीछे भागते हुए दिखेंगे 20 किलोमीटर घंटा की स्पीड से। तो यानी कि इस टाइम पर आपको क्या दिख रहा है कि पोल गतिमान है, जबकि गतिमान क्या हो, आप गतिमान हो। यानी कि आपके सापेक्ष ये पोल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, गतिमान है। लेकिन वास्तव में ये क्या है, स्थिर। तो यहाँ पर सापेक्ष के आधार पर किसी वस्तु की गति को इंडिकेट किया जाता है। मैंने कह दिया कि जमीन पटरी के सापेक्ष पोल की गति तो 0, ठीक है। मैंने कह दिया आपके सापेक्ष पोल, रेलगाड़ी के सापेक्ष पोल की गति तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए हो? तो गति उसकी स्थिति को, जैसे अब हम, वैसे तो हम स्थिर हैं, अभी अगर बैठे हैं कहीं पर तो स्थिर हैं, लेकिन अगर मुझसे कह दिया जाए कि सूर्य के सापेक्ष मैं किस गति से, मैं स्थिर हूँ या गतिमान हूँ, तो सूर्य के सापेक्ष मैं गतिमान हूँ। लेकिन अगर पृथ्वी पर स्थित किसी कण के सापेक्ष मेरी स्थिति का लगाया जाए अंदाज, तो मैं स्थिर हूँ, ठीक है। तो मैं पृथ्वी पर अगर गति करूँगा तो मैं गतिमान होऊंगा उस कण के सापेक्ष, ठीक है। मतलब पृथ्वी हमेशा गतिमान है, पृथ्वी रोटेट हो रही है अपनी धुरी पर, तो यानी कि हम भी गतिमान हैं किसी भी आकाशीय पिंड के सापेक्ष। लेकिन हम पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान नहीं हैं, पृथ्वी के सापेक्ष हम स्थिर हैं। अगर कहीं पर बैठे हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष हम स्थिर हैं, और गतिमान है तो गतिमान है। लेकिन अगर हम स्थिर हैं और किसी अन्य पिंड के सापेक्ष हमारी गति का अनुमान लगाया जाए, आकाश पिंड जैसे पृथ्वी चंद्रमा के सापेक्ष, तो हम वहाँ पर कैसे होंगे, हम वहाँ पर गतिमान होंगे, ठीक है। चलिए, सापेक्ष और उसके, ठीक है, तो उसकी स्थिति का अनुमान या गति का हम अनुमान लगा सकते हैं। दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं कि हम गतिमान हैं नहीं हैं। तो ठीक है, इस चीज़ को मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहले अब आ जाता है दूरी और विस्थापन। कोई भी वस्तु किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग, जैसे मैंने अब यहाँ ऐसे गया, ठीक, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक गया, ए बी सी डी और ई, ये 3 जगहों पर गया। पहले ए से कण गया बी पर, सी पर, डी पर और ई पर, और इन सब की दूरी है 2-2 किलोमीटर। दो दो की ये भी है, ये 3 की है और ये 2 की है, ठीक है। इस तरीके से ये दूरी है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि दूरी कितनी है, ए से ई तक चली गई दूरी, तो क्या कह देंगे, 2 2 4 3 7 2 9, तो दूरी हो जाएगी 9। अगर हमसे कहा जाए विस्थापन कितना है, तो वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हम माप लेंगे वही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगी, मतलब हवाई दूरी। तो दूरी कैसी है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन कैसा है, एक सदिश राशि। दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई। दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई। तो पथ ये है, तो ये पूरे पथ की लंबाई ये क्या हो जाएगी, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, सबसे न्यूनतम दूरी, वही क्या हो जाएगी, उसका विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश, ठीक है। उसके
उसके बाद देख लेते हैं हम चाल और वेग। देखो यहाँ पर क्या था, ये दूरी था। अब चाल और वेग, तो कोई भी वस्तु, अब स्पीड, चाल मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की समय के सापेक्ष अगर उसकी दूरी का अंदाजा लगाया जाए तो वो हो जाती है चाल। जैसे किलोमीटर एक होती है दूरी, उसमें मापते हैं हम दूरी, लेकिन प्रति घंटा उसका एवरेज निकाला जाए तो वही उसकी हो जाती है चाल। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपकी कितना, वो बाइक कितना एवरेज देती है, या फिर कहते हैं कितनी कितनी चाल से चला रहे हो आप अपनी गाड़ी को, तो क्या कर देंगे 20 किलोमीटर के प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है आपका, 20 किलोमीटर। तो एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, यही क्या है, चाल। लेकिन वेग क्या होता है कि विस्थापन प्रति घंटा, मतलब आपने टोटल चलते रहे कहीं भी पथ पर गए, लेकिन टोटल आप एक घंटे के अंदर, हो सकता है आपने रास्ता रिपीट भी किया हो सकता गोल गोल घूमकर वहीं पे आ गए हों। तो आपकी जो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया किसी रास्ते से ए सी और ए बी सी, ऐसे तीन बिंदु हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक घंटे के अंदर आप पहले आधे घंटे में यहाँ तक गए, ठीक है, फिर आधे घंटे में यहाँ से जाकर यहाँ पर वापस आ गए। ठीक है, मतलब टोटल आप कहाँ से यहाँ तक गए थे और एक घंटे में आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो आपका दूरी कितना हो जाएगा, तो दो दो चार, और फिर आप वापस आए, यानी कि कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, आप यहाँ से गए, फिर यहाँ पर गए, और फिर यहाँ पर वापस आए, यहाँ पर। ठीक है, तो बी पर फिर से वापस आ गए, तो यानी कि आपका विस्थापन कितना हो जाएगा एक घंटे में, तो विस्थापन हो जाएगा 2। क्योंकि आप यहाँ से आप कितना दूरी तय की उससे मतलब नहीं है, आप लास्ट में कहाँ पर आके रुके हैं उस प्रारंभिक स्थिति की अपेक्षा, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा में आप इतना चलो, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो गई, चाल। और वेग क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ आपने एक रास्ता फिर से रिपीट भी कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेग। तो यहाँ पर देखो, जैसे वहाँ पर दूरी अदिश राशि थी, वैसे यहाँ पर चाल अदिश राशि है। वहाँ फिर जैसे वेग विस्थापन सदिश राशि थी, वैसे ही यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, तो इन चीज़ों से और एक क्वेश्चन और, जैसे इसके उदाहरण को समझाने के लिए, जैसे कोई भी सर्किल है, एक ये सर्किल है और यहाँ पर कोई भी कण आर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, आर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर आर त्रिज्या का वृत्त है, तो इसमें क्या होगा, अब जैसे कोई भी कण ए से चलना प्रारंभ करता है, बी पर जाता है किसी टाइम पर, किसी टाइम पर सी पर पहुंच जाता है, किसी टाइम पर डी पर पहुंच जाएगा, और किसी टाइम पर ए पर फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, अगर कोई कण ए से बी तक जाता है, ये मान लो एक से सी तक जाता है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, अब ये पूरा चक्कर कितना हो जाता है, पूरा चक्कर कितना हो जाता है, 2πr। पूरे चक्कर में इसके द्वारा दूरी कितनी चली जाती है, 2πr। लेकिन तो पूरे चक्कर में दूरी चली जाती है 2πr, यानी कि ये हो जाएगी दूरी। लेकिन पूरे चक्कर में उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन, सॉरी, ये विस्थापन कितना हो जाएगा,
जैसे ये आर ए बी सी डी, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0 और दूरी 2πr। मैंने किया हाफ साइकिल में, मतलब सी तक अगर कोई वस्तु गई है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा πr, इसकी आधी कर दो 2πr की, ठीक है। विस्थापन कितना हो जाएगा r प्लस r यानी कि 2r, ठीक है। तो इस प्रकार से दूरी और विस्थापन समझने का सबसे अच्छा उदाहरण ये रहता है सर्किल वाला, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी दूरी और विस्थापन के अंदर, जैसे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या होता है कि देखो, दूरी सदैव ऋणात्मक है, जो दूरी और उसके लिए, ठीक है। दूरी क्या होती है, सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। दूरी सदैव धनात्मक, मतलब कोई भी चाहे स्थिर है वस्तु, मतलब जीरो तो एक बार हम कह सकते हैं कि जीरो हो सकती है दूरी। दूरी का मान जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई ना कोई वस्तु जब तक गतिमान नहीं हो तो उसकी दूरी कैसे नापेंगे? ठीक है, तो दूरी का मान जीरो नहीं हो सकता, वो किसी ना किसी टाइम पे कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करती है, ठीक है। तो दूरी नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन हमेशा कैसा होता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। कम भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। विस्थापन, ये चीज़ें याद रखनी है। दूरी का मान दिशा पर निर्भर नहीं करता, दूरी का मान दिशा पर निर्भर अदिश होते हैं, ठीक है। और विस्थापन का मान दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव, ये मतलब सदैव ऋणात्मक होती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये तो हमने सर्किल वाले उससे देख लिया था कि विस्थापन जीरो भी था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ए से चलकर फिर से यहाँ पर आ जाता तो हम यहाँ पर इसको विस्थापन को क्या कह देते, ऋणात्मक कहते थे, क्योंकि फिर से वहाँ लौट के फिर से आधी दूरी तय कर ली तो वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं त्वरण। अब जाते हैं त्वरण पे। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर, देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने कह दिया था दूरी परिवर्तन की दर को, ठीक है। परिवर्तन की दर जैसे ही शब्द लिखा जाता है तो यानी कि समय से उसको भाग कर देते हैं तो वो हो जाती है चाल। देखो जब भी दूरी परिवर्तन की दर को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा वेग। ध्यान रखना है बारी बारी से। दूरी परिवर्तन की दर को तो चाल, विस्थापन परिवर्तन की दर को तो वेग। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को तो वेग बटे समय, यानी कि इसको क्या कह देते हैं, त्वरण। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो वेग का तो मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड इसका भी सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद
इस पे आधारित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दूरी, चाल, इन चीज़ों पे आधारित। ठीक है, क्योंकि अब ये चाल, त्वरण, वेग, इनमें से अब एक चीज़ आ जाती है कि चाल जो होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है, चाल या वेग कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो ये चाल जो है या वेग है, ठीक है, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 औसत चाल, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, और एक हो जाता है ताक्षणिक चाल। एक समान चाल और एक है परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल, ठीक है। चाल के ये 4 प्रकार होते हैं। तो एवरेज औसत चाल क्या हो जाती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा औसत चाल। ताक्षणिक चाल हो जाएगा मतलब कुल दूरी, अब कई स्टेपों में दूरी तय करती है, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से, ठीक, और सबका अलग अलग टाइम। तो कुल दूरी मतलब पहले अंतराल में 2 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, और बटे उन सभी अंतरालों में उनका समय कितना लगा। तो 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा अगर ऐसे लगा है तो बटे 1 घंटा, ऐसे सब जोड़ के और उसको भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या हो जाता है, किसी एक निश्चित मतलब बहुत कम समय में, ताक्षणिक जैसे पलक झपकते उस टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा dv/dt, ताक्षणिक चाल। ठीक है, मतलब बहुत कम समय में, ds या d मतलब दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। ds मतलब d ये होता है सबसे छोटी वैल्यू का एक सिंबल t। ठीक है, ds/dt मतलब अवकलन किया जाता है यहाँ पर, यस का दूरी का अवकलन किया जाएगा टी के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ताक्षणिक चाल कोई क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। एक समान चाल, तो एक समान चाल क्या होती है कि निश्चित समय में, मतलब उसमें एक समान चाल हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, दूसरे 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर चले, तीसरे 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर चले, तो ये हो जाती है एक समान चाल। मतलब कितनी भी स्टेप वो फॉलो करे, लेकिन हर प्रत्येक घंटे में या प्रत्येक सेकंड में उसकी जो चाल हो वो एक समान हो, तो वो क्या हो जाती है, एक समान चाल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल क्या हो जाती है कि वो हर एक सेकंड में उसकी जो चाल है वो बदलती रहे, और यही बदलती चाल को हम क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। ठीक है, त्वरण, मंदन, इस तरीके से उसको कह देते हैं। जैसे बदलती चाल, जैसे ही मैंने कह दिया पहले घंटे में वो चला 2 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में चला वो 3 किलोमीटर, तीसरे घंटे में चला वो 4 किलोमीटर। पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 4 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्येक अलग अलग घंटे में वो 1 किलोमीटर की चाल बढ़ा देता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देता है। तो यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है, त्वरण। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, इसकी चाल जो है हर घंटे में परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तित हो रही है यानी कि वो क्या कर रहा है, त्वरण उत्पन्न कर रहा है। तो जैसे ही
उसमें वेग में परिवर्तन होने लगे या चाल में परिवर्तन होने लगे तो वही क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। यहीं से त्वरण का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद त्वरण चीज़ें, अब यहाँ पर मैंने चाल देखा था, तो अगर इसमें वेग के उसकी बात आई तो वेग भी औसत चाल, ताक्षणिक वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, एक समान वेग, परिवर्ती वेग, ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब ये जो है धनात्मक वेग एक समान वेग हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक परिवर्ती वेग भी हो सकता है, ठीक है, धनात्मक परिवर्ती वेग, ऋणात्मक परिवर्ती वेग। मैंने कहा हर घंटे में एक एक सेकंड एक एक किलोमीटर बढ़ रहा है वो, तो यानी कि उसमें परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक धनात्मक त्वरण, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, धनात्मक त्वरण। ये परिवर्तित चाल को किसको इंडिकेट करता है, त्वरण को, तो ये हो जाएगा धनात्मक त्वरण, ठीक है। और मैंने कह दिया कि पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में वो 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर पहुंचा, तीसरे घंटे में वो 1 किलोमीटर पहुंचा, ठीक है, तीसरे 1 घंटे में। तो यानी कि प्रत्येक घंटे में उसका क्या हो रहा है, आधे किलोमीटर की क्या हो रही है, कटौती हो रही है। आधे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है वो उसकी कम हो रही है, यानी कि कम हो रही है तो ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को कह देते हैं हम अपमंदन, अवमंदन, अवमंदन, मंदन। तो मंदन हो रहा है यानी कि त्वरण कैसा है, ऋणात्मक, और अगर बढ़ोतरी हो रही है तो धनात्मक त्वरण, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब पूर्ण रूप से कैसी हो गई, इसको क्लियर कर दिया। वहाँ की अब देखते हैं त्वरण की कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो इनके बारे में भी, हाँ, इसके बारे में एक एक क्वेश्चन बनता है थोड़ा, तो क्वेश्चन भी लगवा देते हैं। सबसे पहले तो मतलब कोई भी वस्तु जो है वो मान लिया ए, बी, सी और डी, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 घंटे में ये गया 2 किलोमीटर, ये ये दूरी इसने 2 घंटे में तय की, और ये फिर से 1 घंटे में तय की, ये फिर से 3 घंटे में तय की, ठीक है। तो अगर मैंने कह दिया ए से डी तक चाल क्या होगी, औसत चाल, तो ए से डी तक औसत चाल, ए से डी तक, ठीक है, तो ए से डी तक औसत चाल, ए से डी तक, ए से डी तक औसत चाल। तो देखो ए से डी तक, यहाँ से यहाँ तक, तो दो दूरी मैंने कहा प्लस कर लो, और बटे समय कितना लगा, 1, 2 और 1, 1 + 2 + 1, 2 2 4 से 6, 6/5, 6/5। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको दशमलव में लिख लेंगे और कह देंगे 1.25 घंटा लगा या कितना घंटा लगा। तो 5 एकम 5 कितना बचा, 1, 5 दूनी 10, मतलब 1.2, यानी कि 1.2 मतलब 1 घंटा और 1 घंटा का 5वां हिस्सा, तो यानी कि 60 मिनट का 5वां हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60, तो 12, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सॉरी, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी 6, तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी चाल। मैं उसको समय समझ बैठा था, ठीक, तो सॉरी इसके लिए। अब आ जाते हैं ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल ये होता है अवकलन के आधार पर इसको निकाला जाता है, और इसमें टी के पदों में कोई भी
दूरी दी गई होती है, जैसे एक्स टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब इसमें निकालना है कि